हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ वेव ऑप्टिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स। और डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई की। मेरे ख्याल से सबने डेट शीट देख ली है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिया आप लोगों के लिए और एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया कि अभी हमें कैसे पढ़ना चाहिए डेट शीट के बाद। तो भाई साहब उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। और मोस्टली वही टाइप्स मैं आप लोगों को करवाता हूं जो सीबीएसई पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछ चुका है यार। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरा कंटेंट है आप लोगों को यहाँ पे एक जगह मिल जाता है, चाहे वो नोट्स हो, वीडियो लेक्चर हो, क्लासेस के लिंक हो। वीडियो लेक्चर और क्लासेस के लिंक, क्लासेस कहीं और भी मैं लेता हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके लिंक भी आप लोगों के पास आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सब इसके अंदर हैं भाई साहब। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें आपसे पर्सनली कनेक्ट होना है, कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लगे कि हाँ यार सर को फॉलो भी कर लेते हैं तो कर लेना। चलो यार, अच्छा इस चैनल पे सब कुछ है, वन शॉट अपलोडेड है, पीवाईक्यू होने वाले हैं। पिछले साल के तो ऑलरेडी हैं, बट मुझे लग रहा है यार 23 वाले भी आप लोगों को करवा दिया जाए, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर की नई वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला और नोट्स सब कुछ इस चैनल पे अपलोडेड है। 2 सीरीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, सरप्राइज है आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, जल्दी से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज। कैसा होता है? देखो यार, सेकेंडरी वेवलेट्स होते किस पे हैं? ये हमारे पास क्या होता है, एक गिवन वेव फ्रंट होता है। हमारे पास क्या होता है, एक गिवन वेव फ्रंट होता है। ओके, तो इस गिवन वेव फ्रंट के ऊपर होते हैं ऐसे डॉट्स। ये होते हैं क्या? डॉट्स होते हैं। और ये डॉट्स क्या कहलाते हैं यार? इन डॉट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इन डॉट्स को? हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है भाई साहब वो इक्वल होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इक्वल इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2023 में आया था बेटा जी। कब आया था? 2023 में आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यार? ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपागेटिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 is incident on a plane surface making an angle of incidence I. It enter into a medium of refractive index μ2. मतलब ये बोल रहा है कि एक वेव फ्रंट है, वो किस में है? एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और वो जाएगा किस में? एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये एक इंटरफेस बना लूँ, इंटरफेस मतलब इधर दो मीडिया को अलग करने वाली एक लाइन मैंने बना ली। ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, क्या आ रहा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, मान लो ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये जो आ रहा है ये कितना एंगल बना रहा है भाई? ये एंगल बना रहा है I। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक नॉर्मल है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक रेज आ रही है, ये तो इसमें ये और ये जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे उनको मिला देते हैं हम, वो वेव फ्रंट बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? रेज आ रही है ऐसे, यहाँ पे क्या आ रही है? रेज आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बना दो। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो यहाँ पे एंगल बना रहा है आई। अब होता क्या है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स थे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वही तो है सोर्स है भाई, आगे वाले जो वेव फ्रंट बनाने के वही सोर्स है। अब हम मानते हैं कि भाई देखो, ये रे यहाँ से यहाँ पे पहुंची, ठीक है, यहाँ पे पहुंची और ये यहाँ पे पहुंची, मतलब आप बोलोगे कि ये वेवलेट और ये वेवलेट सेम फेस में थे। ठीक है, अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसको, इस वेवलेट को चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करा देंगे। चलो जी, चलो इसको हमने स्प्रेड करवाया। ठीक है, इसको भी करवाया स्प्रेड, ये ऐसे। अब ये देखो यार कहां से कहां जा रहा है? ये जा रहा है μ1 से μ2 में।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है, मतलब ये रेयर से डेंसर जा रहा है, ये रेयर से डेंसर जा रहा है, ठीक है। तो रे कहाँ पे जानी चाहिए, टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो भाई ये रे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से आप बना दोगे क्या, इस तरीके से आप बना दोगे वेव फ्रंट। कौन सा, रिफ्रैक्टेड वाला, क्या कौन सा वाला भाई, रिफ्रैक्टेड वाला। और ये एंगल बन जाएगा आप लोगों के पास क्या, आर, ठीक है। हमने सिर्फ ये बोला है, इन्होंने बोला ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपागेटिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ आई, इट एंटर इनटू ए मीडियम ऑफ दिस। उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब कुछ बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, यूज हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट टू ट्रेस द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वो हमने बना दिया, क्वेश्चन हो चुका आधा। हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका यार, नेमिंग कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया डी। भाई साहब क्लियर है, यस और नो, ठीक है। भाई तुम्हें वेव फ्रंट बनानी तो आती होगी ना, ये जैसे वेव फ्रंट गिवन था, इस पे ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, तो इनको वाइब्रेट कराते थे हर एक डायरेक्शन में से, तो इनको फिर मिला देते थे ऐसे, तो वही तो क्या है, ये वाइब्रेट हुए और मिला दिए, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब इन्होंने वेरीफाई करने को बोला है स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो होगा म्यू2 बाई म्यू1, क्योंकि उस मीडियम में जा रही है भाई, म्यू2 मीडियम में जा रही है तो म्यू2 बाई म्यू1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोगों को पता होता है, साथ में आप लोगों को पता होता है कि जो म्यू होता है वो सी बाय में वी भी होता है, ठीक है। मतलब म्यू2 बाई म्यू1 को हम सी बाई वी भी लिख सकते हैं। चलो जी, ये चीज़ मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन आई को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन आई किधर है भाई, ट्रायंगल कौन सा लें, ए बी डी। देखो ये इस पे हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये इस पे हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर यार कॉन्सेप्ट अगर आते होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि हमें निकालना है साइन आई। आई ये रहा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए डी करेंगे, बी डी अपॉन में ए डी हम करने वाले हैं, ठीक है। साइन आर अगर मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, साइन आर, तो साइन आर नीचे वाले में है, नीचे वाले में, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, और हाइपोटेन्यूस कितना है, ए डी, तो ये हो गया ए सी बाई में ए डी। अब यहां पे पुट कर दो, तो अगर मैं साइन आई अपॉन में साइन आर को निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, तो मेरे पास बचेगा बी डी अपॉन, नहीं सीधा लिखता हूं मैं, बी डी अपॉन ए डी, ये लिखा, ए सी अपॉन में बी डी, ए डी चला गया ऊपर, ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आ गई है भाई साहब, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ गई है बी डी अपॉन में ए सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें बी डी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखो यार, अब यहाँ पे म्यू1 है, मान लो इसमें स्पीड हम मान लेते हैं कि एक एयर है या कुछ भी मीडियम है, उसमें स्पीड कितनी है, सी है, इस मीडियम में स्पीड कितनी है, वी है। अब ये पार्टिकल, ये वेवलेट यहां से यहां तक जब जा रहा है तो एक टाइम ले रहा है डेल्टा टी, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो ये भी टाइम ले रहा है डेल्टा टी, मतलब सेम टाइम के लिए हमने बात करी, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो सीधा क्या करना है, बी डी क्या होता है, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, किस किस को, भाई टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। तो बी डी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी डेल्टा टी करूंगा, और अगर मुझे ए डी निकालना तो वी डेल्टा टी कर दूंगा, क्योंकि उस मीडियम में वी स्पीड है, तो ये इससे कट, और बचा क्या, सी बाई वी, जो कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू2 बाई म्यू1, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये करना था, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 2023 में आया भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिपिक्ट द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। पहले पार्ट की बात कर रहा है, पहला पार्ट क्या कहता है, हाँ जी, ये बोल रहा है कि लाइट डाइवर्ज हो रही है एक पॉइंट सोर्स से, तो ये रहा एक पॉइंट सोर्स, ठीक है। और आप लोगों को वेव फ्रंट्स बनाने हैं,
तो एक पॉइंट सोर्स से उससे लाइट ये निकल रही है, ठीक है, ऐसे बता दो, ठीक है, ये लाइट निकल रही है भाई, डाइवर्ज हो रही है ना, ठीक है, तो इनसे वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है। हाँ जी, तो वेव फ्रंट बन गए या नहीं बने, जल्दी से बताइए, वेव फ्रंट बने या नहीं बने, जल्दी से एक बार बता दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। देखो यार, इन्होंने बोला क्या है दूसरे पार्ट में, लाइट एमर्ज हो रही है जब पॉइंट को कहां पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है। तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये है आप लोगों के पास एक लेंस, कौन सा लेंस भाई, लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स मान लो ये इसका क्या है, फोकस है भैया, इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, तो ये पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। दोबारा से पढ़ते हैं, अ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट इट्स फोकस, ठीक है। तो भैया लाइट बाहर होएगी इससे, फोकस पे है तो लाइट ऐसे जानी चाहिए, ये यहां से पैरेलल हो जाएंगी, तो प्लेन वेव फ्रंट बना दो। ये है भाई हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। हाँ, उससे आउट हो रही है ना, उसने यही बोला है। अगर वो बोलता है कि इसकी वजह से कन्वर्ज हो रही है, फिर उधर से बनाते हैं, फिर ऐसे बनता है, फिर वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व्ड शेप आ रही होती है। ओके बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, 2015 में आया था। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। ध्यान से देखना, इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला कि भाई साहब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन है उसको मूव किया जाता है स्लिट के प्लेन से, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि डी को इंक्रीज करा जा रहा है, डी को क्या करा जा रहा है, इंक्रीज। तो आप लोगों को बताना है व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग, कि इसका इफेक्ट क्या होगा इन सब पे मतलब इन दो पे, एंगुलर सेपरेशन पे और फ्रिंज विड्थ पे। तो एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पहले हम विड्थ का लिखते हैं, फ्रिंज विड्थ होती है बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, और जो थीटा होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाय में डी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसने बोला कि अगर मैं डी को इंक्रीज कर रहा हूं तो भाई फिर बताओ एंगुलर सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा भाई, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कैपिटल डी पे, तो कांस्टेंट बोलोगे आप, कांस्टेंट बोलोगे, क्या बोलोगे कि कांस्टेंट रहता है, ओके। दूसरा, फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, तो देखो यार फ्रिंज विड्थ ये रही, फ्रिंज विड्थ ये रही, अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो बीटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है भाई, बोथ 1 एंड 2 रिमेन कांस्टेंट, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, रिमेन्स फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट बट सेकंड डिक्रीज, बट डिक्रीज थोड़ा होगा भाई, ये चीज इंक्रीज हो रही है ना, ये ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली इंक्रीज हो रही है, तो बीटा इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट बट इंक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ग्रीन रेड एंड ब्लू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज वन एट ए टाइम, एक बार में एक, द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ, देखो यार ये बोला कि हमने 3 लाइट यूज करी, ग्रीन यूज करी, ठीक है, कौन सी यूज करी भाई साहब, ग्रीन यूज करी और रेड यूज करी, ठीक है, और ब्लू यूज करी, ये इसने बोला, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों को बताओ कि फ्रिंज विड्थ किसके केस में सबसे ज्यादा होने वाले है, फ्रिंज विड्थ क्या है यार, बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो आप देखो कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा, अब ये बोल दो, अभी पीछे भी तो ये लिखा था हमने, पीछे भी तो ये लिखा था हमने, ठीक है, चलो जी, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, लैम्डा, तो लैम्डा किसका ज्यादा है, लैम्डा मेरे ख्याल से रेड का ज्यादा है भाई साहब, है ना, रेड का ही तो ज्यादा होता है, तो भाई रेड के लिए क्या ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब
तो रेड के लिए ही जो फ्रिंज विड्थ होगी वो मैक्सिमम होगी। वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। यस और नो? मेरे ख्याल से समझ में आ गई हैं चीजें। ठीक है बेटा, यस और नो? चलो यार नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये एक क्वेश्चन जो पिछली बार भी मैंने करवाया था आप लोगों को और ये पेपर में आता भी है कई बार। तो देखो यार, ये है क्वेश्चन, द फिगर शोज ए मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप हेयर SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू λ/4। देखो यार, ये एक मॉडिफाइड सेटअप है। इसमें क्या किया हुआ है कि पहले से ही एक फेज डिफरेंस दिखा रखा है। मतलब SS2 और SS1 आप बोलोगे कि एक तरीके से बराबर दूरी पे नहीं है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ से लाइट यहाँ, यहाँ से लाइट यहाँ। ठीक है, तो इनके बीच में ये एक पहले से एक डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, और इन सोर्सेज से लाइट मान लेते हैं कि भाई यहाँ चलेगी और इस सोर्स से लाइट यहाँ चलेगी। हम मान लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलो जी, अब देखना ध्यान से। अब देखो, अब सबसे पहले यार गिवन तो है क्या क्या वो देख लो। गिवन है हमारे पास क्या कि SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू λ/4। ये हमें गिवन है, पहले से ही हमें ये गिवन है। पूछना क्या चाहता है? राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको कंडीशन लिखनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस लिखना होगा। ठीक है, चलो यार, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही चीजें लिखते हैं। देखो, डेल्टा एक्स अगर लिखेंगे, पार्ट डिफरेंस अगर मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, पार्ट डिफरेंस ऐसे लिखो तुम लोग, एक मिनट। यहां पे क्या ऐसे एक पार्ट डिफरेंस होगा? ये एक पार्ट डिफरेंस होगा और पहले से ये एक दे रखा है, तो ये टोटल हो जाएगा। अभी करते हैं। देखो, यहां पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि SS2 प्लस S2P ये वेव हुई, माइनस कर देते हैं किसको? SS1, इसको माइनस SS1 प्लस S1P। हाँ जी, ये ठीक है, ये ठीक है। यस और नो? और ये किसके बराबर होगा यार? कंस्ट्रक्टिव बोला है तो n लैम्डा के बराबर होगा। कुछ फर्क नहीं है, पहले की तरह ही है जैसे तुमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा। बस यहाँ पे क्या है कि एक पार्ट डिफरेंस उसने पहले से ही बोल दिया, मतलब इधर पे भी है पहले से एक पार्ट डिफरेंस। चलो इसको अलग अलग करो, तो ये बनेगा SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस S1P n लैम्डा। ये हो गया। अब इसमें SS2 माइनस SS1, ठीक है, प्लस S2P माइनस S1P ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू n लैम्डा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये पार्ट डिफरेंस है, प्लस में एक और पार्ट डिफरेंस उसने दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट मुझे ये लगा कि तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो यार, ये वाला कौन है? S2P माइनस S1P कौन है? ये तो एक मिनट, SS2 माइनस SS1 कौन है? λ/4। तो ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? उधर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव का। तो ये हो गया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस λ/4। ठीक है, मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल टू लैम्डा को अलग कर लो यार, n माइनस 1/4 और यहाँ पे आ गया लैम्डा। क्या ये इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, देख लो ना यार, इसमें लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा अलग कर लिया। अब ये SS2P माइनस SS1P कौन है? वैसे तो तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बट कई बच्चे इसको याद रखते हैं तो याद भी कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। होता क्या है कि हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो इधर एक एंगल बताया था, कितना? थीटा का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको, यही तो है हमारा S2P माइनस S1P, यही तो है। ठीक है, होता तो ऐसे था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे ये सोर्स है, ऐसे लाइट जाएंगी, ऐसे लाइट जाएंगी। अब होता था कि ये बड़ी पास पास है, तो इसलिए क्या होता था कि यहाँ पे जो हम एंगल मान रहे हैं वही क्या होता था? सेम होता था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया था थीटा, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था वन शॉट में। तो अभी के लिए तुम याद रखेंगे क्या कि भाई ये एंगल जो है ये थीटा है, थीटा के सामने ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है।
तो अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूं तो परपेंडिकुलर मतलब S2P माइनस S1P, हाइपोटेनस ये कौन है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल जो है बड़े स्मॉल होते हैं, तो साइन थीटा जो है उसको मैं टेन थीटा बोल सकता हूँ, यस और नो। हाँ जी, साइन थीटा को मैं टेन थीटा बोल सकता हूँ, यस। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो यहां से भी एक लाइन हम ऐसे लेते थे, तो ये एंगल थीटा। कॉन्सेप्ट देखना होगा, ये लास्ट वाला स्टेप समझने के लिए कॉन्सेप्ट देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा ये कितना होता था वाई, ये कितना होता था यहाँ पे डी, ये वाला। ठीक है, तो वाई बाय डी, वाई बाय डी, तो यहाँ पे आ जाता वाई बाय डी, और यहाँ पे आता ये पार्ट डिफरेंस है जो कि S2P माइनस S1P है, और यहाँ पे डी है। तो आप सिंपली या तो याद रख लीजिए कि भाई यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस है ये कितना आएगा, y स्मॉल डी, नीचे क्या है भाई साहब कैपिटल टी, इज इक्वल टू n माइनस वन बाय फोर, यहाँ पे लैम्डा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, मतलब याद रखना हो याद रख लीजिए, नहीं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता और आप चाहते हो पढ़ना तो वन शॉट में मैंने करवाया है। सिंपल लिखिए YDSC बाय सुनील जांगड़ा या वेव ऑप्टिक्स बाय सुनील जांगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बुकिस लैंग्वेज से मैं करवा देता हूँ, क्योंकि अगर सिंपल तरीके से कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो शॉर्टकट में करवा दिया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करा देता हूँ। टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स एमिनेटिंग, मतलब निकल रही हैं फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, जिनके पास हैव द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय y1 कितना है, a cos ओमेगा t, और y2 कितना है भाई साहब, y2 इन्होंने दिया a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये इन्होंने दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये दी हुई है, ये एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, वेयर फाइव इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट्स, शो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन इज I इज इक्वल टू 4। मतलब ये बोल रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए। अब यार बुक इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। वैसे तो सिंपल है, ठीक है, वैसे तो सिंपल है कि दो वेव होती हैं, एक का एम्पलीट्यूड इधर एक का एम्पलीट्यूड इधर। ठीक है, और फिर हम उसके बाद रिजल्टेंट निकालते थे कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2A1 A2 कोस थीटा, इनके बीच का एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन बता देते थे और उससे ये प्रूव कर देते थे। बट कोई बात नहीं, जिन जैसा इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने किया सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 किया। ठीक है बेटा, उसके बाद y इज इक्वल टू y1 कितना हुआ, a कोस ओमेगा t प्लस ये हो गया a कोस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, मैं इसको ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू a कॉमन ले लूं और अंदर लिख दूं कोस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी। कुछ नहीं किया, बस मैंने इस वाली टर्म को पहले आगे लिख दिया और उसको पीछे कर दिया, बस ये किया और कुछ भी नहीं, अपनी सिंपलिसिटी के लिए कि भाई कैलकुलेशन इजी हो जाए मेरे लिए। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़ें। अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म बन गई, ये बन गई है यार कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया है। ये बन चुका है भाई साहब कौन सा फॉर्मूला, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला बन चुका है, जो कि बनेगा कितना, 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2 और कोस ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, तो लगा दो। तो यहां पे आ जाएगा कितना, y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए कोस, ये a है ये b है, ये b है भाई साहब इतना, तो फिर 2 यहाँ पे आ गया कितना, 2 कोस a माइनस बी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो 5 बचा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, क्या बचा, सिंपल 5 बचा। ओके, यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो जी, अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो a2 कोस फाइव हो गया, उसके बाद कौन है, कोस a प्लस बी हो रहा है, a प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा, ये हो रहा है, तो ये 2 ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा ना। ठीक है, चलो तो ये बन गया कोस
2ωt प्लस 5/2 बन गया। हाँ जी, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार बता दीजिए। अब इतनी इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं कि भाई इसको ऐसे लिख लो, पहले पूरा ऐसे कर लो, 2a cos phi, ऐसे लिख लो, 2a अंदर चला गया, cos phi, cos 2ωt प्लस 5/2। अब इसमें से मैंने क्या किया, देखो ये ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और ये जो a लिखा हुआ है ये क्या होता है, मतलब ये एक टर्म है यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है। जब भी कोई आप इक्वेशन लिखते हो, मान लो ये a लिखा होता है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। हमें निकालना क्या है, हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो एम्पलीट्यूड से ही डील करनी पड़ेगी हमें। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट हेयर जो कैपिटल A है जिसको मैं एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं, वो बन गया कितना, 2a cos phi, 2a cos phi बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो भाई अगर मैं इसका SBS करूं, स्केयरिंग बोथ साइड करूं, तो ये बनेगा a स्क्वेयर, यहां बन जाएगा 4, यहां बन जाएगा a स्क्वेयर cos स्क्वेयर phi। ये बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5/2 भी तो चलना था। ठीक है, यहाँ पे 5, अरे यहाँ नहीं, यहाँ चलना था, है ना। बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे माइंड में, तो यहाँ पे cos 5/2 भी आएगा। ठीक है, और अभी तक तो आधों ने कमेंट भी कर दिए होंगे कि सर यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 2a cos 5/2 उसको a माना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो ये a स्क्वेयर हुआ, ये 4a स्क्वेयर cos स्क्वेयर 5/2 हो गया। अब डील किससे करनी है यार, एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है या नहीं होता है, फटाफट से मुझे बता दो, यस और नो, ये रिलेशन होता है या नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये बन गया I, 4 जो है वो 4 ही रहेगा, 4 जो है वो 4 रहेगा। a स्क्वेयर को उसने खुद बोला है कि उसको क्या मान लो तुम, I0 मान लो, तो ये हो गया I0। ठीक है, और cos स्क्वेयर 5/2, तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। इसका फॉर्मूला किसका भाई साहब, जो इन्होंने खुद से बोला था, देख लो वही है ना, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। क्लियर, ये बुक इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करवा दिया भाई साहब तुम्हें, बट आसान है, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा देखना होगा, इसको लेट करना होगा कि ये एम्पलीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट, और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट है आप लोगों के पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेव लेंथ 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन ए डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। मतलब ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब तुम्हें 0.1 डिग्री। एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है, किसकी, फ्रिंज फॉर्म्ड की। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे भाई क्या, लैम्डा बाय में स्मॉल डी, यस और नो। ठीक है, अब तुमसे ये बोल क्या रहा है, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट, तो वो है डी बोलो या ए बोलो, इसको डी बोलो या ए बोलो, तुम्हारी मर्जी है। तो डी अगर मैं यहाँ पे निकालूं, डी निकालूं तो वो बनेगा लैम्डा बाय में थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे थीटा या डिग्री में है, तो उसको बना लो पहले रेडियन में। देखो 360 डिग्री जो होगा वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना होने वाला है भाई, 2 पाई के नीचे आ जाएगा 360, मतलब आप लोग बोलोगे π/180, यही बोलोगे ना, π/180। तो 1 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा को हम क्या यूज़ करेंगे, 0.1 इंटू में π/180 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो रख दो यहाँ पे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यार, दी हुई है 600 नैनोमीटर है, 600 नैनो इज 10-9 अपॉन में है डी, डी कितना है, सॉरी डी तो निकालना है ना, थीटा कितना है 0.1 इंटू में पाई, और जो 180 है वो चला गया ऊपर, 180 है वो चला गया ऊपर भाई साहब। ठीक है, आप एक काम करो, इस 0.1 को ख़त्म कर दो, इस 0.1 को ख़त्म कर दो आप यहाँ से, इसको लिखो 1 और इसके नाम की 0 लगा दो यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा भाई साहब 6 इंटू 18 और 1 0 ये रही, 3 इसके साथ है 4, तो 9 10⁻⁻⁻9 प्लस में हो गया कितना 1 2 3 4, प्लस में हो गया 1 2 3 4, नीचे है पाई। ठीक है, बस डिवाइड कर लो यार, क्या ही दिक्कत है। ओके, तो मल्टीप्लाई करें एक बार, मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरा मैथ जो है ज़्यादा अच्छा है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, है ना। चलो तो ये करेंगे हम 6 इंटू 18, 108 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10⁻⁻5 और नीचे हो गया पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3.14 से, 3.14 से, तो ये बनेगा 34.39 कुछ, 34.39 कुछ आ रहा है, 34.39 39 ही है ना, हाँ, इंटू में 10⁻⁻5। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो इसको 3.44 भी करके लिख सकते हो। 1 मिनट रुको, मैं राउंड ऑफ की चीज़ें देख लो इसमें कि राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 और 5 भी कट गया, 0 गया, 9 ने 5 किया, 5 से है तो 10, हाँ 34.4 आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 34.4 आप लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, बाकी सारा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अगर कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ होती है तो चेक कर लेना यार, क्योंकि पूरा क्या तरीका है वो तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ए पार्ट हो चुका है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, ठीक है, इन एयर गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द surface of water, how will the water wavelength and frequency of the reflected and refracted light be affected, ये बताना है। दोबारा से पढ़ लो, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है भाई साहब, जिसकी वेवलेंथ है 500 एंगस्ट्रॉम, यही है, ये वेवलेंथ है, गिवन है। ठीक है, ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, वो एयर से कहाँ पे जा रही है, वाटर के सरफेस पे जा रही है। अब कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है, कुछ अंदर चली गई है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो रिफ्लेक्ट हुई है और जो रिफ्रैक्ट हुई है उनमें तुम मुझे डिफरेंस बता दो, किस किस का, फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, सबसे पहली बात भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो आप बोलोगे रिमेन्स सेम। ये क्या होती है, रिमेन्स सेम, ये सेम ही रहेगी, रिमेन्स सेम। और यहाँ पे ये भी रिमेन सेम, रिफ्रैक्टेड के अंदर। ठीक है, रिमेन सेम। आगे देखो, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा इसने क्या बोला है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, अरे भाई वेवलेंथ ये तो उसी मीडियम में है ना, तो वेवलेंथ तो सेम ही है इसके पास, तो वेवलेंथ भी सेम है भाई इसकी, तो उसी मीडियम में है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेवलेंथ, भाई रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में जा रही होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, वो भी वेवलेंथ भी क्या है, सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को देखना होता है, बताना होता है। यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन हुआ था एयर में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं वेवलेंथ बताता हूँ तुम्हें। म्यू कैसे होता है भाई, सी बाय में वी होता है, सी इन एयर, वी इन मीडियम, तो म्यू इज इक्वल टू क्या, सी कितना, फ्रीक्वेंसी लैम्डा अपॉन में फ्रीक्वेंसी लैम्डा इन मीडियम, ये होता है। तो ये इससे कट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा निकाल लूँ मीडियम का, तो वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन में म्यू होगा। म्यू किसका है, ये जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब लैम्डा एम यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा एम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो एयर में वेवलेंथ है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा एम जो है, मतलब मीडियम के अंदर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। समझ में आई चीजें, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1, मतलब
भाई विड्थ ऑफ स्लिट्स का रेशो जो है W1/W2 जो है वो दे रखा है 4/1। इवेल्युएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, इंटेंसिटी फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। रेशियो निकालना है इंटेंसिटी किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम की। अरे भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब आप I1 प्लस I2 ऐसे लिखते हो, यस और नो। और मिनिमम को कैसे लिखते हैं यार, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूलाज सारे याद होने चाहिए तभी काम बनेगा। I2 ये ऐसे होते हैं, इनका रेशो निकालना है, इनका क्या निकालना है, रेशो। तो हम सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे क्या भाई साहब, हम निकालने वाले हैं यहां से हमारी इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे हम यहां से, हमारी इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब ध्यान से देखना सभी, अब ध्यान से देखना सभी कि भाई जो विड्थ होती है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो I1/I2 भी होती है, I1/I2 भी होती है। एक रेशियो होता है कि विड्थ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, ऐसे एक रेशियो होता है कि विड्थ W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2, तो मतलब ये इसके बराबर। तो अगर मैं आई मैक्स में पुट करूं, आई मैक्स में पुट करूं I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू कितनी है 4, तो वो बन जाएगी कितनी 2, क्योंकि अंडर रूट है उस पर, +1, ठीक है, उसका स्क्वायर। नीचे आई मिनिमम, नीचे क्या है भाई साहब, आई मिनिमम, ठीक है, आई मिनिमम कितना, √I1, √I1 मतलब 4, 4 का मतलब 2 -1 उसका स्क्वायर। ठीक है, यस और नो। अब देखो यार ऊपर क्या हो रहा है, 3 नंबर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर इज 9 हो गया, और नीचे बन रहा है 2 - 1 इज 1, तो 9 और 1 आ रहा है। ठीक है, 9 और 1, क्या बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही है, कोई बात नहीं। 9 और 1 आ रहा है, 9:1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का जो रेशियो आ रहा है भाई साहब वो 9/1 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, डज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट इन एनी वे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये बोल रहा है कि जो इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर जो ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर होती हैं, क्या ये एनर्जी और कंजर्वेशन का जो रूल है उसको मतलब मना करता है कि नहीं भाई मैं तुझे फॉलो ही नहीं करूंगा। भाई ऐसा नहीं है, तो आप बोलोगे नो, नो, नो। क्यों, क्योंकि देखो यार क्या होता है कि जहां पे डार्क के केस में क्या है, लाइट नहीं है, तो वो सारी की सारी लाइट कहां जा रही है, ब्राइट वाले पे जा रही है, तो एवरेज जो एनर्जी है वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वायलेट नहीं करता है। ठीक है, इन्होंने बोला ना कि भाई क्या इसको फॉलो करता है या नहीं करता, तो आप बोलोगे फॉलो। अगर फॉलो कर कि उसमें पूछा होता तो बोलते हैं हाँ फॉलो करता है, बट यहाँ पे बोला कि क्या ये इसको मना करता है, तो आप बोलते नहीं ये मना नहीं करता, ये है उसके साथ। ठीक है, चलो जी, तो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, जो आपने बोलना है बोल लेना। इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 5π। मतलब फेज डिफरेंस दे रखा है 5π। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर ए ब्राइट और डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। तो भाई उसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस चेक करना होगा। तो फेज डिफरेंस जो होता है ना भाई, उसका एक रिलेशन होता है किसके साथ, पार्ट डिफरेंस के साथ, कुछ इस तरीके का है ना। तो यहां से अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं तो ये बनेगा 5 लैम्डा अपॉन में 2π बनने वाला है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस को चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये बना 5 की वैल्यू इज 5π, यहाँ लैम्डा, यहाँ कितना 2π, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास जो डेल्टा एक्स आया है वो आया है 5/2 पाई आया है। ठीक है, 5/2 पाई आया, मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस है ये कुछ ऐसा है, ये पार्ट डिफरेंस है ना भाई साहब, ये कुछ ऐसा है 2n + 1/2, ऐसा है क्या, एक मिनट, हाँ कुछ ऐसा ही है, और यहाँ पे है लैम्डा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखूँ
तो 4 हो गया। नहीं ये थोड़ा सा हमने शायद से गलत लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, ये बनेगा 2n+1 λ/2, यही तो है। देखो अब अगर n की वैल्यू में 2 पुट करूं, n की वैल्यू में 2 पुट करूं तो ये बनेगा 4 + 1 और λ/2 है बाहर, तो मतलब 5 λ/2। तो भाई ये कौन सा केस है? ये जो केस है ये पार्ट डिफरेंस का किसका केस होता है? डिफ्रैक्शन के अंदर ये होता है भाई ब्राइट फ्रिंज का। किसका होता है? ब्राइट फ्रिंज। एक्सप्लेन वेदर है ब्राइट फ्रिंज, तो आप बोलोगे कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है। क्या बनने वाली है बेटा जी? यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है। वीडियोस थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं सारा सोल्यूशन तुम्हें करा रहा हूं और ये 2023 में आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? व्हाट शुड द विड्थ ए ऑफ ए ईच स्लिट टू ऑब्टेन 8 मैक्सिमम ऑफ 2 डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। ये बोल रहा है कि भाई एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें 8 फ्रिंजेस है, उनको सबको सेंट्रल की विड्थ के बराबर फिट करना है। और किसके की भाई? वो है आप लोगों के पास सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन की। तो भाई पहले बात, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा जो, अरे ये ज्यादा ही फाइन हो गया है। सेंट्रल मैक्सिमा जो है, हाँ जी क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी विड्थ क्या होगी? 2 λ में ए होने वाली है, 2 λ में ए होने वाली है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हर एक जो स्लिट दी हुई है, 8 बोली है ना उसने, उस 8 में जो स्लिट्स हैं उनको मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे जो स्लिट है, ठीक है, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि 8 स्लिट ऑफ किसकी भाई? 8 फ्रिंजेस किसकी? डबल स्लिट की। मतलब 8 बीटा जो है वो बराबर होना चाहिए किसके? 2 λ/a के बराबर होना चाहिए। ये यही तो बोल रहा है। यस और नो? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से। ठीक है, अब बीटा क्या होता है? बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल d होता है। यस और नो? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूँ? इन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है क्या? नहीं, डी और ए ही दिया हुआ है, तो इसकी फॉर्म में ही हमें बनाना है, उसकी फॉर्म में ही हमें बनाना है भाई साहब। ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसकी भी फिर विड्थ क्या लिखते हैं? इसकी भी विड्थ हम फिर वही लिखते हैं, एंगुलर विड्थ ही लिख लेते हैं उसके केस में भी। उसके केस में क्या होती है एंगुलर विड्थ? λ/d में डी होती है। डबल स्लिट के केस में यही तो होती है भाई। 8 विड्थ किसकी? डबल स्लिट की। किसके बराबर हो? सेंट्रल विड्थ ऑफ किसके? सिंगल स्लिट वाले की। यही तो बोल रहा है वो। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से ये 8 कैंसिल, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे बना 1/a, यहाँ पे बना 4/d। ठीक है, 4/d। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d/4। कितनी आएगी? d/4 आने वाली है। क्लियर है बेटा? तो इन्होंने यही बोला था, व्हाट शुड द विड्थ a ऑफ ईच स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ 2 डबल स्लिट। ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो ये आएगा आप लोगों के सामने, ये आएगा आप लोगों के सामने। क्लियर है? d/4 ये इस फॉर्म में होना चाहिए। d अगर दिया होता तो उस हिसाब से आप अपने a निकाल लेते। हमने यहाँ पे मान लिया ना कि जो विड्थ ऑफ ईच स्लिट है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट जो है वो कितनी है? a है। इसने बोल दिया व्हाट शुड द विड्थ a ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 8 मैक्सिमम ऑफ 2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। ठीक है, उस a को हमने मान लिया है। समझ में आई चीजें? यस और नो? तो ये हो चुका है भाई। नेक्स्ट, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। 2023 का क्वेश्चन है, तो भाई सिंपल है ये। एक मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? इधर और इधर लेते हैं इंटेंसिटी, इधर क्या लेते हैं? इंटेंसिटी, और इधर लेते हैं पार्ट डिफरेंस। ठीक है, क्या लेते हैं? पार्ट डिफरेंस।
इधर क्या लेते हैं भाई, पार्ट डिफरेंस। होता क्या है कि इसमें सेंट्रल वाला ज़्यादा होता है, उसके साइड वाले कम होते चलते हैं ऐसे, ठीक है ठीक है। तो डार्क कहाँ पे होता है, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, ये 3 लैम्डा पे, और यहाँ पे माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा, आगे चलता तो -3 लैम्डा ऐसे, ठीक है। तो ये तो ग्राफ है जो आप लोगों को पहले से ही पता है, तो एक बार देख लेना इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है यार, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या कहता है क्वेश्चन, सोडियम लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 वेवलेंथ्स। सोडियम लाइट है जो 2 वेवलेंथ से बनी हुई है, एक वेवलेंथ दी हुई है कितनी, λ1 इज इक्वल टू 5900 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और दूसरी दी हुई है आप लोगों के पास कितनी, दूसरी है यार 5960 आंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 मिनट, आंगस्ट्रॉम, ओके। इफ ए स्लिट ऑफ विड्थ इतना, मतलब यहाँ पे स्लिट की विड्थ दे दी आप लोगों को जो कि कितनी है, a इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4 मीटर, is illuminated by sodium light. Find the separation between the first secondary maxima of the diffraction pattern of the two wavelengths. देखो अब ये बोल रहा है कि जो लाइट है ना भाई साहब वो 2 वेवलेंथ से बनी हुई है, इससे ये वेवलेंथ की लाइट एक मैक्सिमा बनाएगी किसी एक पोजीशन पे, ये वेवलेंथ की लाइट एक मैक्सिमा बनाएगी किसी एक पोजीशन पे, और सेपरेशन जो है स्क्रीन के बीच का वो कितना है, 1.5 दे रखा है यार, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, आपको पोजीशन निकालनी है भाई, फर्स्ट वेवलेंथ की वजह से, फर्स्ट की वजह से निकालनी है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आप लोगों के लिए कितना, मतलब ये 1 जो है मैं ये फर्स्ट वेवलेंथ की वजह से बता रहा हूँ, ओके। चलो जी, तो यहाँ पे बनेगा ये कितना, लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल ए, तो लैम्डा यहाँ पे 1 हो गया, 1 कितना है 5900 इंटू 10⁻⁻10, आंगस्ट्रॉम को -10 लिखते हैं, कैपिटल D इज 1.5 मीटर में ही है, और नीचे a है, a की वैल्यू इज 2 × 10⁻⁻4, ठीक है। ये आएगी y1 की वैल्यू, सुनना भी ध्यान से। इसी तरीके से अब दूसरी वेवलेंथ की वजह से जो मैक्सिमम आया है उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और ये फर्स्ट बोल रहा है ना भाई, फर्स्ट बोल रहा है, तो इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, वो सिंपली रहेगा λ2 कैपिटल D बाय में स्मॉल a, तो λ2 कितना है 5960 × 10⁻10, और D की वैल्यू कितनी है 1.5, और A की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻4। तो भाई ये बस कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। फिर उसके बाद उसने बोला क्या है लास्ट में, उसने बोला कि आप लोगों को क्या निकालना, उनका सेपरेशन निकालना। तो सेपरेशन कैसे निकालोगे यार, y2 माइनस आप लोग y1 कर दो, ठीक है, y2 माइनस y1 आप लोग कर दो, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सेपरेशन निकाल सकते हैं बेटा जी, कैलकुलेशन है, सारा कुछ मैंने बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज। डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो स्लिट को ए मान सकते हैं, उसको क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है, ओके। हाउ विल द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड बी अफेक्टेड। भाई सेंट्रल की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल की बात कर रहा है। तो उसकी विड्थ कैसे लिखते हैं यार, 2 लैम्डा बाय में a से लिख दो, या फिर आप लोग किससे लिख सकते हो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 लैम्डा कैपिटल D बाय में a, ऐसे भी लिख सकते हो, सेंट्रल की जो विड्थ है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई a को डिक्रीज कर रहे हैं, a को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो विड्थ है भाई साहब वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो आप बोल सकते हो कि जो साइज है इसका, किसका साइज, किसका भाई, सेंट्रल ब्राइट बैंड का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको जगह मिल रही है, विड्थ मिल रही है, ठीक है। तो आप बोलो कि वो इंक्रीज हो गया, आप बोलो कि वो इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज ये इंक्रीज। अब भाई साहब पहले थोड़े स्पेस के अंदर लाइट थी, अब आपने वहां का स्पेस ज्यादा कर दिया, अब उसके अंदर लाइट आएगी तो वो सारी जगह फैल जाएगी, तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है भाई साहब वो डिक्रीज होगी, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो भाई साहब ये इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने थे, और वेव ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।